देख लेनी है। अगले चैप्टर पे चलें। ठीक है मैम। मैम ये आगे सारी एग्जांपल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, तीनों एग्जांपल्स हैं, विंडोज, लिनक्स और वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है शायद, एग्जांपल्स हैं। ठीक है मैम। और मैम वो जो उस दिन जो क्विज था मैम, उसमें कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे जो हाँ वो मैं उसको अक्सर गांव एक्सप्लेन कर वगैरह में थे देती हूँ, ना। एक सेकंड, मैं एक उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकंड रुको, जी मैम। 1 मिनट रुको, मैं करती हूँ एक्सप्लेन। प्रोसेसेस हमने कहा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है। मैम स्लाइड शेयर कर दें। 1 मिनट कर रही हूँ। ठीक है, हमने बात की जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ठीक है, हमने ये भी बात की जी प्रोसेसेस को मैनेज करता है, और अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आ जाएं तो ठीक है, उनकी शेड्यूलिंग इस तरीके से करता है कि वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए वन बाय वन। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कि प्रोसेसेस को मैनेज करता है, तो प्रोसेसेस के अंदर मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि प्रोसेस ने एग्जीक्यूट कब होना है, बल्कि मैनेजमेंट के अंदर ये चीज भी आती है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो फिर उन प्रोसेस और वो प्रोसेसेस अगर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हो, मतलब कि वो कोई डेटा जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, तो फिर और वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब ये कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और उसके पास कोई ऐसा डेटा था जो दूसरे प्रोसेस ने भी यूज करना था, और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया और वो भी उस शेयर डेटा को एक्सेस कर रहा है। अब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, और क्योंकि ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी पहला वाला आधा एग्जीक्यूट हुआ, किसी वजह से वो रुका और दूसरा स्टार्ट हो गया, तो फिर इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पीटरसन सॉल्यूशन, हार्डवेयर सपोर्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, म्यूटेक्स, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स, लाइवलीनेस और इवैल्यूएशन। अब डिस्क्राइब इसके अंदर सबसे पहले तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स कि पहले हम क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे कि वो होता क्या है, फिर उसके सॉल्यूशंस एंड। ठीक है, पहली बात तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रोसेसेस जो हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी अगर एक प्रोसेस को किसी वजह से वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसे किसी वजह से आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ गई, कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो उस प्रोसेस को रुकना पड़ता है। ठीक है, उससे सीपीयू ले लिया जाता है, और जब वो प्रोसेस रुकता है उसकी जो करंट स्टेट है वो उसकी पीसीबी में सेव होती है। ठीक है, और उससे सीपीयू ले लिया जाता है और फिर वो सीपीयू असाइन कर दिया जाता है दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, और दूसरे प्रोसेस की जो स्टेट जो भी पीसीबी में लोडेड, जो भी पीसीबी में सेव थी, वो वहां से रिस्टोर की जाती है और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये जो एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, और फिर वो जब दूसरा प्रोसेस किसी स्टेट पे पहुंचता है, उस वो कहीं रुकता है, फिर पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसको आप कहते हो कॉन्करेंसी। ठीक है, कि सेम प्रोसेसर पे प्रोसेसेस इन प्रोग्रेस तो है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, अब अगर ये प्रोसेसेस जो हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक, इसका मतलब ये है कि दे मे बी इंटरप्टेड एट एनी टाइम पार्शली कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन, कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर्ड डेटा मे रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी। अब अगर P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं और वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उन दोनों के दरमियान, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जी प्रोसेसेस डेटा को शेयर भी करते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक सेकंड है, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद वो रुक गया और P2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर P2 जो है वो रुक गया और P1 दोबारा चलना शुरू हो गया। इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान एक वेरिएबल x था जो P1, मैं इसको कह देती हूँ इंटीजर x, जो P1 भी यूज कर रहा था और वो वेरिएबल जो है वो P2 भी यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, अगर मैं कहती हूँ कि P1 के जो वेरिएबल्स हैं वो हैं x, y और z, ठीक है, और P2 के जो वेरिएबल्स हैं वो है int x, p, q। ठीक है,
के वेरिएबल्स जो हैं वो x, y और z हैं, और इसके वेरिएबल्स जो हैं P2 के वेरिएबल्स जो हैं वो x, p और q हैं। इसका मतलब ये है कि x, और हम कह देते हैं कि जी x कोई ग्लोबल वेरिएबल है जो दोनों प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्ड वेरिएबल है। और y और z जो हैं वो लोकल वेरिएबल्स हैं जो विद इन अ प्रोसेस ही यूज हो रहे हैं। अब अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा था और उसने x को एक्सेस किया था और उसने x में कोई चेंजेस लेके आए थे, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 10 पहले था और उसके बाद जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले x की वैल्यू जो है हम सपोज कर लेते हैं कि 2 थी, किसी वजह से कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और P1 ने x को जो है वो 10 के इक्वल कर दिया। अब P1 पे इंटरप्ट जनरेट हुआ और P1 रुक गया, ठीक है। अब P2 x को एक्सेस कर रहा है और हम सपोज कर लेते हैं कि P2 x की वैल्यू को 25 या 35 कर देते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी आ गई ना, बिकॉज इट वाज अ ग्लोबल वेरिएबल। वो क्या करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस रुक चुका है, हो सकता है अभी ये वैल्यू मेमोरी में वो जो आपकी स्टोरेज है उस पर राइट ना हुई हो, ठीक है, या परमानेंटली सेव ना हुई हो, और P2 भी उसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है P1 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक। और ये बेसिकली हो रहा किन कहाँ पे है, जहाँ पे दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वो यकीनन कोई डेटा शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये y की वैल्यू को चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y आगे P2 यूज नहीं कर रहा। ये अगर p की वैल्यू को चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि p जो है वो दूसरे प्रोसेस से शेयर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर करते हैं और एक प्रोसेस और वो दोनों प्रोसेसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, तो फिर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। Maintaining data consistency requires mechanism to ensure the orderly execution of cooperating processes. अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जी मेरे कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं और मैं चाहती हूँ कि उसमें इनकंसिस्टेंसी भी ना हो, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। हम ये कहते हैं कि जी P1 जो है वो कुछ वेरिएबल्स का सम लेके उसको x में स्टोर करता है और P2 वो जो सम आएगा उसकी एवरेज लेता है, ठीक है। अब P2 एवरेज उसी वक्त ले सकता है जब P1 ने उन वेरिएबल्स का सम किया हुआ हो, ठीक। अब सम हुआ हुआ ना हो और P2 जो है उस फर्ज कर लेते हैं इस x की जगह पे मैं यहाँ पे सम की वैल्यू को कर देती हूँ 0, ठीक है। और P1 जो है वो क्या काम कर रहा है कि x के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल y प्लस z, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको उसने ऐड करना है और रिजल्ट स्टोर करना है। अब अगर ऐसा हो कि जी अभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना हुई हो, मतलब x की मतलब y प्लस z हुआ ही ना हो, यानी x के अंदर कोई सम मौजूद ना हो, और यहाँ पे आप ये करना चाहो कि आप x इक्वल्स सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि 0 डिवाइडेड बाई 2, अभी सम की वैल्यू यानी x की वैल्यू जो है वो, सॉरी इसको भी हम सम कर देते हैं। अब सम की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अभी सम हुआ ही नहीं है, प्रोसेस में कोई इंटरप्शन आ गई है जिसकी वजह से अभी सम नहीं हुआ, ठीक है, और P2 स्टार्ट हो गया, और P2 क्या काम कर रहा है कि सम डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जो सम की एक्चुअल वैल्यूज है वो तो ऐड हुई नहीं है, ठीक है। सो आपके पास गलत रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए वी मेक श्योर कि ये सीक्वेंस में या ऑर्डरली एग्जीक्यूशन हो, यानी पहले P1 एग्जीक्यूट हो, जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाए या उसका वो पार्ट जिसमें वो डेटा को शेयर कर रहा है जब वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके बाद फिर P2 का शेयर डेटा वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो, ताकि हमारे पास डेटा की इनकंसिस्टेंसी ना आए। We illustrated in chapter 4 the problem when we consider the bounded buffer problem with use of counter that is updated concurrently by producer consumer। अच्छा, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये चैप्टर 4 में बाउंडेड बफर की जो प्रॉब्लम थी उसको उसने कहा है। बहरहाल आपने यहाँ तक आपको समझ में आया। पहली बात तो ये कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस दो ऐसे प्रोसेस जो डेटा को शेयर करते हैं, और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब ये कि दो प्रोसेसेस
इन प्रोग्रेस हो, ठीक है, और किसी वजह से अगर एक प्रोसेस रुक जाता है तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो बिटवीन द प्रोसेसेस दे आर विच आर कोऑपरेटिंग, तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हमें प्रोसेसेस को ऑर्डर में शेयर करना पड़ेगा, वो ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी जिस प्रोसेस यानी एक प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर दूसरे प्रोसेस को। अब रेस कंडीशन बेसिकली क्या है कि प्रोसेस P0 and P1 are creating child processes using the fork system call. Race condition on kernel variable next available PID when represents the अच्छा, ये बड़ी मजे की एग्जांपल से समझाया है कि देखो आपके पास दो प्रोसेसेस हैं P0 और P1, ठीक है। अब आपको पता है कि फोक की सिस्टम कॉल जो है वो वो बेसिकली एग्जीक्यूट होती है चाइल्ड क्रिएट करने के लिए। यानी अगर आप लिख रहे हो फोक की सिस्टम कॉल, तो इसका मतलब है P0 का चाइल्ड क्रिएट हो जाए, और यहाँ पे हम कह रहे हैं P1 का चाइल्ड क्रिएट हो जाए, ठीक है। और जब चाइल्ड क्रिएट हो तो वो जो PID रिटर्न करेगा, ये भी आपको पता है कि जब भी कोई चाइल्ड क्रिएट होता है तो उसे एक PID असाइन होती है, प्रोसेसर ID असाइन होती है, और वो ID जो है वो यूनिक होती है हर प्रोसेस। अब अगर P0 ने भी चाइल्ड क्रिएट किया है और P1 ने भी चाइल्ड क्रिएट किया है एट द सेम टाइम, तो और नेक्स्ट अवेलेबल PID जो है वो ये नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा कि फोक सिस्टम कॉल जो वैल्यू रिटर्न करेगी या जो PID रिटर्न करेगी वो ये सेम PID है जो इसको भी रिटर्न होगी और इसको भी, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करवाई। मैम एक दफा रिपीट कीजिएगा ये डायग्राम P0 और P1 वाली। एक सेकेंड रुकना प्लीज। अच्छा सॉरी, अच्छा बात ये हो रही थी कि जो इससे पहले वाली एग्जांपल थी उसमें मैंने ये कहा कि जी एक प्रोसेसर के अंदर आपके पास P1 और P2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है जिसमें रेस कंडीशन कैसे बन रही है कि आपका P0 और P1, ठीक है, दोनों चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पे फोक की सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट करें। अब अगर फोक की सिस्टम कॉल जनरेट करें तो फोक की सिस्टम कॉल जब जनरेट होती है ना, तो वो एक प्रोसेस आईडी, यूनिक प्रोसेस आईडी, मतलब जिस वक्त ये कॉल होती है उस वक्त एक यूनिक प्रोसेस आईडी जो है वो जनरेट करती है। अब अगर सेम टाइम पे फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आईडी है वो जनरेट हुई 2615, जो नेक्स्ट अवेलेबल थी। अब वो 2615 जो है वो इस प्रोसेस को भी मिल गई और इस प्रोसेस, क्योंकि वही अवेलेबल थी नेक्स्ट, वो दोनों प्रोसेसेस को मिल गई। तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो प्रोसेस आईडी 20 वाली जो हमें प्रोसेस आईडी चाहिए थी, मतलब वो तो यूनिक होनी चाहिए थी, लेकिन अगर दोनों प्रोसेसेस सेम टाइम पे फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो सेम आईडी दोनों को असाइन होगी, which is not possible, which is wrong. Unless there is a mechanism to prevent P0 and P1 from accessing the variable next underscore available PID, the same PID could be assigned to two different processes. तो इसका solution ये था कि पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता या एक प्रोसेस को PID असाइन हो जाती, उसके बाद क्योंकि फोक सिस्टम कॉल दोनों कॉल कर रहे हैं तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, प्रायोरिटी हो सकती है, प्रोसेस की
अराइवल टाइम हो सकता है, वो प्रोसेस का जो है क्या कहना चाहिए बर्स्ट टाइम हो सकता है। किसी भी बेसिस पे एक प्रोसेस को पहले असाइन होनी चाहिए थी और फिर दूसरे प्रोसेस को, यानी ऑर्डरली एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि नहीं हो रही अगर हम मतलब अगर हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सिंक्रोनाइजेशन करें। ठीक है या नहीं है? जिसने सवाल पूछा था समझ में आई है बात या नहीं? मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस मैम आ रही है। यस मैम आवाज आ रही, लेकिन चैट डिसेबल हुई हुई है। चैट डिसेबल? चैट मैंने तो डिसेबल नहीं की बच्चों। आप मैसेज भेज सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर होते हैं अगर आपके प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, तो रेस कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। कंसिडर सिस्टम ऑफ n प्रोसेसेस, each process has critical section segment of code. Processes may be changing common variables, updating table, writing file, etc. When one process in critical section, no other may be in critical section. Critical section problem is to design protocol to solve this. Each process must ask permission to enter the critical section in entry section, may follow critical section with exit section, then remainder section. आसान अल्फाज में हमने ये कहा कि जी दो प्रोसेसेस हैं जो डेटा शेयर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जी आपके पास P1 था, ठीक है, और उसके वेरिएबल्स थे x, y, z, और दूसरा प्रोसेस था P2 जिसके वेरिएबल्स थे x, p, q। इसका मतलब ये है कि जो x वेरिएबल है वो इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान शेयर हो रहा है, और जो P2 का PQ प्रोसेस है वो शेयर नहीं हो रहा, P1 का YZ प्रोसेस है वो शेयर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि P1 का वो पार्ट जिसमें x एक्सेस हो रहा होगा वो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट होगा। P2 का प्रोग्राम के अंदर वो पार्ट जिसमें x एक्सेस हो रहा होगा वो उसका क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, एक तो ये कि कॉमन वेरिएबल्स की जो चेंजिंग हो रही होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जी मैं अगर यहाँ पे कर दूं x इक्वल्स टू 20, तो ये बेसिकली आप उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं जो शेयर्ड वेरिएबल है, जो कोई दूसरा प्रोसेस भी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, यानी मैं यहाँ पे y इक्वल्स z प्लस 35 कर रही हूँ, तो ये वाला जो कोड है ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर कोई शेयर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ। ठीक है, सो प्रोग्राम का वो पार्ट जिसमें शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। ठीक, या शेयर्ड वेरिएबल या कॉमन वेरिएबल यूज हो रहा हो, या फिर दो प्रोसेसेस सेम टेबल यूज कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर जो अपडेशन हो रही है तब भी आप उसे क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे, या फिर दोनों प्रोसेसेस सेम फाइल में राइट कर रहे हैं तो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, मतलब जब दो प्रोसेसेस आपस में मतलब डेटा शेयर करते हैं और फिर उन प्रोसेसेस का जो क्या कहते हैं वो पार्ट जिसमें वो शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, वो पार्ट जो है बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। अब ये देखें, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस PI, डू, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन, व्हाइल ट्रू। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना प्रोसेस का, इसके अंदर कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, और ये वो पार्ट है जिसमें कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा, बल्कि कोई ऐसे वेरिएबल्स एक्सेस हो रहे हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब अगर आप क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि जी
जब डेटा शेयर्ड हो तो इनकंसिस्टेंसी ना आए। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर दें तो फिर आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पहली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि इफ प्रोसेस PI इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन then no other process can be executing in their critical section। कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं और वो डेटा शेयर करते हैं और अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस शेयर डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस शेयर डेटा को एक्सेस नहीं करेगा, यानी दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। ठीक है, वो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो एक्सेस कर सकता है लेकिन वो जो शेयर डेटा है उसे एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे उसके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, चाहे उसके पास मतलब आपको बात समझ में आई है कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं और वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं और वो डेटा शेयर करते हैं, और अगर एक प्रोसेस शेयर डेटा को एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस शेयर डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले भी दी हो या शायद दूसरी क्लास को दी हो। मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ कि जी आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक फैसल और दूसरा हुमायूं, ठीक है, जो एक अकाउंट शेयर करते हैं। ठीक है, अब अगर इनका शेयर्ड अकाउंट है, ठीक है, और उसके अंदर सपोज कर लेते हैं 20,000 रुपीज़ मौजूद हैं। ठीक है, 9 बजे हुमायूं इस्लामाबाद की ब्रांच से और फैसल पिंडी ब्रांच से उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हुमायूं उसमें से, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपके पास टोटल जो अमाउंट है, बेटे इसको नहीं छेड़ना चाहिए, टोटल जो अमाउंट आपके अकाउंट में है दैट इज 20,000। ठीक है, अब हुमायूं को चाहिए सपोज कर लेते हैं 15,000 की रिक्वेस्ट भेजता है और फैसल जो है वो 17,000 की रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, एट 9 o'clock। ठीक है, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस में है ना, तो और शेयर्ड अकाउंट है तो दोनों जो है वो सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब डू यू थिंक कि दोनों को ये अमाउंट मिल जाएगी? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि ये एक्सीड कर रही है अमाउंट, 20,000 से ऊपर जा रही है और है भी शेयर्ड है दोनों की। नहीं नहीं, मिल जाएगी लेकिन ये एक एरर होता है मैम। ये हम लोगों ने डेटाबेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इस तरह से की कंडीशन है हम लोगों ने। डेटाबेस में क्या पढ़ा था मैम? ऐसी हम लोगों ने सिचुएशन डेटाबेस में डिस्कस की थी कि शेयर्ड अकाउंट हो, उसको 2 ट्रांजैक्शन अगर हम लोग करते हैं और दोनों सेम अकाउंट को हम लोग एक्सेस करते हैं तो हम लोगों को ये ग्रांट हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए कोई टेक्निक लगाई थी डेटाबेस के अंदर भी। तो ये ग्रांट नहीं टोटल होना चाहिए ना? अगर ऐसा हो कि हुमायूं भी एक्सेस करना चाहे और फैसल भी एक्सेस करना चाहे और सेम टाइम पे और दोनों को ये अमाउंट मिल जाए तो बैंक तो सारे बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। अमाउंट नहीं बिल्कुल मैम। मिलेगी मैम, अकाउंट मिलेगी नहीं मैम। अमाउंट मिल नहीं सकती ना, 20,000 है तो अगर हुमायूं 15,000 निकाल लेता है, क्योंकि शेयर्ड, मैं इसको अकाउंट कह देती हूँ, अकाउंट नंबर 1 2 3। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इनका अकाउंट नंबर जो है वो 1 2 3 है, इट्स अ शेयर्ड अकाउंट। ठीक है, अब हुमायूं भी उसी अकाउंट को एक्सेस कर रहा है और फैसल भी उसी अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। अगर दोनों को उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टोटल 32,000 जो है वो निकल जाएगा, जबकि टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में है 20,000। इसका मतलब ये है कि अगर हुमायूं को एक्सेस कर रहा है और फैसल यानी दोनों का क्रिटिकल सेक्शन है ना, जिसके अंदर वो दोनों सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि फैसल का एक और अकाउंट भी है जो उसका इंडिविजुअल अकाउंट है, उसी एटीएम पे अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी अमाउंट होगी उसको सिर्फ और सिर्फ फैसल एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो शेयर्ड अकाउंट है उसको एक टाइम पे कोई एक बंदा एक्सेस कर सकता है, दोनों सेम टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर
एक्सेस करने की कोशिश भी करेंगे तो एक को एक्सेस मिलेगी और दूसरे के लिए वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर हुमायूं एक्सेस कर रहा है उस अकाउंट को जो शेयर्ड है, तो फैसल को वो अकाउंट अवेलेबल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हुमायूं ये ट्रांजैक्शन करके अकाउंट अपडेट नहीं हो जाता। अब जब अकाउंट अपडेट हो जाएगा और उसके अंदर 5000 की अमाउंट रह जाएगी, तो फिर वो अवेलेबल होगा फैसल को। अब फैसल 5000 में से मजीद मनी निकाल सकता है, लेकिन वो 17,000 वाली ऑप्शन अब उसके पास नहीं है, ठीक है। सो ओके मैम, अगर अगर टोटल 20,000 अमाउंट है और दोनों 10-10 निकालें तो तब क्या सीन होगा? तब भी ये सीन होगा कि पहले एक बंदा देखो, अगर दोनों को सेम टाइम पे अकाउंट को एक्सेस करने की ऑप्शन मौजूद हो, आपको भी 20,000 नजर आ रहा हो और दूसरे बंदे को भी 20,000 नजर आ रहा हो, तो नुकसान क्या होगा कि ठीक है आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको 10,000 चाहिए, ठीक है, और आप भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको 10,000 चाहिए, लेकिन आपको जो अमाउंट नजर आ रही है वो 20,000 है। ऑल्दो जब एक बंदा 10,000 देने की रिक्वेस्ट कर रहा है तो दूसरे बंदे को रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 10,000 नजर आनी चाहिए, ठीक है, उसे 20,000 नजर नहीं आनी चाहिए। तो सेम टाइम पे यानी एक ही टाइम पे अगर दो लोग अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो जो हम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हम ये कहते हैं कि हमेशा जब भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो विद विद द डिफरेंस ऑफ सेकंड्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी किसकी रिक्वेस्ट पहले आई है और किसकी बाद में। तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई होगी वो जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा अकाउंट लॉक हो जाएगा, इट विल बी अनअवेलेबल फॉर द अदर अकाउंट होल्डर अनलेस एंड अनटिल दैट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे उसने रिक्वेस्ट 10,000 की करनी है 20,000 की। जिस वक्त आप उसे अकाउंट की एक्सेस दे रहे हैं ना, उस वक्त आपको नहीं पता कि वो कितने की रिक्वेस्ट करेगा। जहां पे वो 10 की कर रहा है वहां पे वो 20 की भी कर सकता है, ठीक है। सो जब एक बंदे को अकाउंट की एक्सेस होगी तो वो ब्लॉक होगा किसी भी दूसरे बंदे के लिए, और दूसरा बंदा उसको उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक पहला बंदा उस अकाउंट को रिलीज नहीं कर देता, ठीक है। सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बेसिकली यही कहती है कि इसके अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट टू सोल्यूशन है, यानी अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोसेसेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर दो प्रोसेसेस का डेटा शेयर कर रहे हैं और अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, यानी वो शेयर्ड अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस उस टाइम पे शेयर्ड अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद आपके पास है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहती है कि इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन and there exists some processes that wish to enter the critical section, then the selection of the processes that will enter the critical section next cannot be postponed indefinitely. हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो प्रोसेसेस हैं और उन यानी कि इस वक्त कोई भी प्रोसेस, मतलब एक टाइम पे अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको क्रिटिकल सेक्शन में जाने को अलाउ ही ना करें, उसे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उन्हें वेटिंग में लगा दें। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो हम जो प्रोसेसेस वेटिंग में हैं उनमें से किसी एक को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की परमिशन जरूर देते हैं, ताकि वो क्रिटिकल कोई ना कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहे, ठीक है, यानी प्रोग्रेस होती रहे प्रोसेसेस की। ये ना हो कि जी अगर कोई भी नहीं है तो ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब सारे रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे, नहीं। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो फिर जिन प्रोसेसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की